हेलो दोस्तों, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बुक सीरीज में चैप्टर 11 करेंगे, जिसमें हम जैव प्रौद्योगिकी के जो आधारभूत जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। यानी कि आज हम लोग कोशिकाओं के बारे में, न्यूक्लियस यानी केंद्रक के बारे में, साथ ही साथ ये डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, डीएनए और आरएनए मिलकर किस तरीके से हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण करते हैं और वो प्रोटीन हमारे शरीर के अंदर कैसे आनुवांशिक लक्षणों को व्यक्त करने में मदद करती है। तो ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही मजेदार चैप्टर है। और फिर जो 12 चैप्टर होगा, 12वां जो चैप्टर होगा, उस 12वें चैप्टर में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी देखेंगे, जिसमें जीन थेरेपी, जीन चिकित्सा, जिसके बारे में हम लोग करते हैं, क्लोनिंग क्या होती है, आईवीएफ टेक्नोलॉजी क्या होती है, वो सब चीज देखेंगे। लेकिन वो नेक्स्ट चैप्टर में होगा, चैप्टर 12 में। आज हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के यानी कि जैव प्रौद्योगिकी के जो बेसिक्स होंगे उनके बारे में आज बात करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये सारा का सारा चैप्टर। बहुत ही बेसिक से, बहुत ही एबीसीडी से मैं आप लोगों को ये सारी चीजें पढ़ाऊंगा। तो देखिए बच्चों, ये पूरा का पूरा जो हमारा शरीर होता है, चाहे वो जीव, किसी भी जीव का शरीर हो, चाहे वो पुरुष, इसके बात करें जंतुओं की, जंतु हो, चाहे वो पौधे हो, सभी चाहे जंतु, पौधे, जो भी जीव इस धरती पर, इस पृथ्वी पर मौजूद हैं, उनका शरीर जो बना हुआ है वो कोशिकाओं से बना हुआ है। तो कोशिकाओं को आपने पढ़ा होगा कि कोशिकाओं को कहा जाता था कि जब हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था तो उसमें परिभाषा दी गई थी कि कोशिकाएं जो हैं वो किसी जीव की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई हैं। यानी किसी भी जीव की जो संरचना बनी हुई है वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है। और शरीर के अंदर किसी भी जीव का जो शरीर कार्य कर रहा है वो कोशिकाओं के कार्य पर ही निर्भर करता है। यानी कोशिकाएं जब कार्य करती हैं तो उसी वजह से शरीर के अंग कार्य करते हैं, और जब शरीर का अंग कार्य करता है तो शरीर पूरा का पूरा शरीर कार्य करता है। तो इसका मतलब अगर हमारे शरीर की कोशिकाएं अगर नष्ट हो जाएं या काम करना बंद कर दें या काम करना कम कर दें तो इसका प्रभाव हमारे शरीर के अंगों पर पड़ता है, क्योंकि अंग भी कोशिकाओं से ही बने हुए हैं। और अगर हमारे शरीर की जो के अंग काम करना बंद कर देंगे, अगर कोशिकाएं काम करना बंद कर देंगी या कम कर देंगी, तो इस तरह से हमारा शरीर भी काम करना कम कर देगा या बंद कर देगा। तो इसका मतलब जो भी कुछ हो रहा है हमारे शरीर के अंदर, ये सारा का सारा किस पर निर्भर करता है? कोशिकाओं पर निर्भर करता है। तो कोशिकाएं हमारे शरीर की संरचना का भी निर्माण करती हैं, और हम कोशिकाएं हमारे शरीर की जो कार्य क्षमता है उसका भी निर्माण करती है। इसी वजह से उन्हें कार्यात्मक इकाई के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तो आपने बचपन में पढ़ा होगा, जाना होगा, थोड़ा सा मैंने उसके बारे में आपको बता दिया। अगर मैं कोशिकाओं की, क्योंकि हमें यहां पर बायोटेक्नोलॉजी के जो बेसिक समझने हैं उसमें हम लोगों को कह सकते हैं कि उन कोशिकाओं के बारे में पढ़ना है जो हम जिनसे हमारा संबंध है, यानी कि जो हमारे इस चैप्टर में काम की है, कोशिकाओं के बारे में, उन चीजों के बारे में पढ़ना है। तो अब अगर मैं बात करूं तो कोशिकाएं कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ती हैं, कुछ इस तरीके से आपको कोशिकाएं दिखाई पड़ती हैं। ये कोशिकाएं जो हैं, ठीक है, कोशिकाएं दिखाई पड़ती हैं। ये कोशिकाओं की जो आउटर वॉल कहलाती है, यानी कि ये जो बाहरी कह सकते हैं दीवार कहलाती है, उसे हम लोग नाम देते हैं कोशिका झिल्ली का नाम दिया जाता है। कोशिका झिल्ली कहलाती है। तो पहली बाउंड्री जो होती है किसी भी कोशिका की, चाहे वो जंतु कोशिका हो, चाहे वो आपकी पौधे की कोशिका हो, पादप कोशिका हो, उसकी बाहरी जो वो होती है, दीवार होती है, उसको कोशिका झिल्ली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कोशिका झिल्ली के नाम से जाना जाता है, जो कि एक बाउंड्री बनाती है किसी भी कोशिका की। ठीक है, इसे सेल, इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। लेकिन अगर यही पौधे हो या बैक्टीरिया हो, तो उन पौधे या बैक्टीरिया के चारों तरफ, पौधों और बैक्टीरिया के चारों तरफ एक दीवार और पाई जाती है, कोशिका के चारों तरफ एक दीवार और पाई जाती है, जिसे कोशिका भित्ति के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? कोशिका भित्ति के नाम से जाना जाता है, या इसे सेल वॉल के नाम से जाना जाता है। तो सेल वॉल जो है वो जंतुओं में नहीं पाई जाती है, बल्कि कहां पाई जाती है मेरे प्यारे बच्चों? वो पाई जाती है आपके पौधों में पाई जाती है। बैक्टीरिया यानी
जीवाणुओं में पाई जाती है, लेकिन जंतुओं में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। जो जंतुओं में जो एक दीवार पाई जाती है दीवार पाई जाती है, वो सिर्फ एक ही दीवार पाई जाती है जंतुओं के अंदर, यानी हम सब के अंदर, जिसका नाम कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, ये बात हो गई। अब इसके बाद, ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो अंदर की बात करता हूं। यहां पर जो अंदर की तरफ आपको नीले कलर का एक पूरा का पूरा एक भरा हुआ बेस दिखाई पड़ रहा है, आधार दिखाई पड़ रहा है, ये जो है साइटोप्लाज्म कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? साइटोप्लाज्म कहलाता है, या कोशिका द्रव्य कहलाता है। कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म कहलाता है। और ये जो कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म होता है प्यारे बच्चों, ये कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म पूरे की पूरी कोशिका का आधार बनाता है। ठीक है, इसी के अंदर बहुत सारे अंगक मौजूद होते हैं, जिनमें से माइटोकॉन्ड्रिया होता है, आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है, गोल्जी काय होता है। ठीक है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को तो आप लोग जानते ही हैं, इसे जो है पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, यानी कोशिका की जो है वो कह सकते हैं ऊर्जा गृह इसे कहा जाता है। इसके अलावा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रव्य जालिका पाई जाती है। इसके अलावा जो है वो गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी पाई जाती है। तो ये सब चीजें जो मौजूद होती हैं वो इस नीले कलर के द्रव्य में मौजूद होती हैं, जिसे हम लोग कोशिका द्रव्य के नाम से जानते हैं या साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। तो देखो बच्चों, एक चीज मैं आपको याद दिला दूं कि हम लोग इस वक्त सेल यानी कि जनरल साइंस में सेल यानी कोशिका चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, तो हम लोग यहां कोशिका के डिटेल में नहीं जाएंगे। हम यहां पर बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी पढ़ रहे हैं, और जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित जो कोशिका में चीजें होंगी उसे मैंने पहले ही बता दिया, उसे मैं पढ़ाऊंगा। वरना अगर हम लोग सेल पर पढ़ने लगे और पूरा डिटेल में सेल में जाने लगे तो वो सेल बहुत लंबा चैप्टर हो जाएगा, सिर्फ उसी को डिस्कस हम कर पाएंगे, आगे हम बायोटेक्नोलॉजी के बेसिक्स पर बात नहीं कर पाएंगे। तो इस क्लास के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, सेल नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि सेल को पढ़ इस नजरिए से रहे हैं कि वो हमारे बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी में इस तरीके से मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं जो कि हमारे जैव प्रौद्योगिकी को समझने में या बायोटेक्नोलॉजी को समझने में काम में आएगा। तो इसलिए मैंने पहले ही मेंशन कर दिया कि यहां हम लोग सेल को नहीं पढ़ने आए, बस सेल में कुछ चीजें मैं बताऊंगा आपको जो कि बायोटेक्नोलॉजी में आपकी हेल्प करेंगी, बायोटेक्नोलॉजी को समझने में, उसका आधार बनाने में आपकी मदद करेंगी। ठीक है बच्चों, तो आपको मैंने जो बेसिक चीज बताई कि कोशिका जो है वो एक बाउंड्री होती है जिसे हम लोग कोशिका झिल्ली बोलते हैं। ये जंतुओं में भी पाई जाती है, पौधों में भी पाई जाती है, सब जगह पाई जाती है। ठीक है, लेकिन कोशिका भित्ति जिसे सेल वॉल बोलते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो पादपों में पाई जाती है, जीवाणुओं में पाई जाती है, ये जंतुओं में नहीं पाई जाती है। ठीक है, बीच में मैंने आपको बताया ये एक पूरा बेस होता है नीले कलर का, जिसे हम लोग बच्चों साइटोप्लाज्म कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं, जो कि एक आधार बनाता है कोशिका के अंदर। ठीक है, कोशिका के अंदर, जिसके अंदर सारी चीजें, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे वो अंतःप्रद्रव्य जालिका हो, चाहे वो गोल्जी का है, ये सारी चीजें इसी के अंदर मौजूद होती हैं। ठीक है, होती हैं। हम लोग जो मुख्यतः इस बायोटेक्नोलॉजी से एसोसिएटेड जो चीज देखेंगे, जिससे संबंधित हम यहां पर बात करेंगे, वो चीज है न्यूक्लियस, जिसे हम लोग केंद्रक के नाम से जानते हैं बच्चे। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है हमारी कोशिका में ये जो गोला सा स्ट्रक्चर, काफी बड़ा सा स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ रहा है, इसे हम लोग न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं बच्चों। और या इसे हिंदी में क्या बोला जाता है, केंद्रक कहा जाता है। केंद्रक वो भाग होता है कोशिका का, चाहे वो जंतु कोशिका हो, चाहे वो पादप कोशिका हो, उसको कंट्रोल करने का काम यानी नियंत्रित करने का काम, कोशिका के अंदर कोई भी जैव प्रक्रियाएं होंगी, कोई भी बायोलॉजिकल प्रोसेस होगी, तो उसको कंट्रोल करने का काम किसका होता है, केंद्रक का होता है। तो याद रखिएगा बच्चों, केंद्रक क्या करता है, जैसे ब्रेन होता है ना, तो केंद्रक को कभी कभी हम लोग कोशिका का मस्तिष्क भी कहते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि ये जो केंद्रक होता है, ये पूरी की पूरी कोशिका को नियंत्रित करता है। ठीक है, कैसे नियंत्रित करता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है जानना, उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो केंद्रक आप लोगों ने यहां पर देखा, केंद्रक आपको यहां पर दिखाई पड़ा, अब इसके आगे आप समझने की कोशिश करिए बच्चों। ठीक है, अब यहां पर ये हमारी मान लीजिए कि सेल हो गई। ठीक है, समझिएगा बहुत अच्छे से, ये सेल हो गई। सेल के अंदर क्या हो गया, ये केंद्रक हो गया। ठीक है, इसी तरह से केंद्रक है। केंद्रक के अंदर अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे, किसी भी कोशिका, चाहे वो जंतु कोशिका हो बच्चों, चाहे वो पौधों की कोशिका हो, किसी भी जीव की कोशिका में देखेंगे, तो ये जो केंद्रक होगा, केंद्रक के अंदर कुछ ऐसी संरचनाएं आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, कुछ ऐसी संरचनाएं देखने को मिलेंगी, और इन संरचनाओं को बच्चों क्या नाम दिया जाता है, इसे गुणसूत्र
गुणसूत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुणसूत्र के नाम से जाना जाता है, क्रोमोसोम के नाम से जाना जाता है। तो क्रोमोसोम या गुणसूत्र के नाम से इन्हें जाना जाता है। इस तरीके की संरचनाएं कहां होती हैं बच्चों? केंद्रक के अंदर होती हैं। किसी भी कोशिका के केंद्रक के अंदर इस तरीके से कोशिका कहां पाई जाती है? हमारे शरीर के अंदर। हमारी शरीर छोटी 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 कोशिकाओं से मिलकर बना है। हर कोशिका के अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे केंद्रक बोलते हैं, और केंद्रक के अंदर कुछ ऐसी संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम लोग गुणसूत्र के नाम से या क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये जो गुणसूत्र होते हैं ये अलग अलग जीवों में अलग अलग इनका नंबर होता है। अगर मैं मानव की बात करूं, मनुष्य की बात करूं, तो मनुष्य के अंदर जो गुणसूत्रों का नंबर होता है वो 46 होता है, यानी कि 23 जोड़े होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं, यानी मानव शरीर की जो कोशिकाएं हैं उसमें 23 जोड़े गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक है, यानी कि 46 गुणसूत्र पाया जाता है। यह बात आपको समझ में आनी चाहिए। यानी इस तरीके से 46 संरचनाएं हमारे केंद्रक में मौजूद होती हैं। अब बात यह होती है कि ये जो गुणसूत्र होता है ये बनता किस चीज से है? गुणसूत्र जो आप देख रहे हैं ये बनता किस चीज से है? तो याद रखिएगा, गुणसूत्र जो है वो दो चीजों से मेरे प्यारे बच्चों बनता है। एक प्रोटीन होता है जिसे हम लोग हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? हिस्टोन प्रोटीन। एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जिसे हम बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। ये हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए, डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड, जिसके बारे में आप लोग जानते हैं कि ये आनुवंशिकी पदार्थ है, किसी भी जीव का आनुवंशिकी पदार्थ है जिसे हम लोग डीएनए के नाम से जानते हैं। तो ये डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, यानी ये जो गुणसूत्र आप देख रहे हैं, जो इस तरीके की संरचनाएं देख रहे हैं जीव के अंदर, वो हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए से मिलकर बनी होती हैं। किससे बनती हैं? हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, डीएनए क्या होता है बच्चों? डीएनए जो है किसी भी जीव का आनुवंशिक पदार्थ होता है। ठीक है, आनुवंशिक पदार्थ होता है, और ये आनुवंशिक पदार्थ एक जनरेशन से, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक जो कह सकते हैं इंफॉर्मेशंस होती हैं, सूचनाएं होती हैं, उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। कैसे ले जाता है मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। तो ये डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है। हिस्टोन प्रोटीन, इस हिस्टोन प्रोटीन क्या करती है? इन डीएनए को आपस में लिपटने में मदद करती है। तो जो डीएनए होता है वो धागे जैसी संरचना होती है। अब ये धागे जैसी संरचना जो है वो प्रोटीन के अणुओं पर लिपटी हुई होती है, ऐसे लिपटी हुई होती है, और इसी तरीके से लिपट कर डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन लिपट कर इस पूरे के पूरे क्रोमोसोम को, पूरे के पूरे गुणसूत्र को बनाता है। ठीक है, तो इसका मतलब गुणसूत्र का निर्माण हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए से हुआ है। इतनी बात आपको कंफर्म हो जानी चाहिए। अब हम लोग थोड़ा सा बच्चों डीएनए के स्ट्रक्चर को देखते हैं, जो मुख्यतः हमें समझना है। ठीक है, तो डीएनए के स्ट्रक्चर को हम लोग देखते हैं। तो डीएनए कुछ इस तरीके से डबल हेलिक्स या कुंडली नुमा होता है। कैसा होता है? कि डबल हेलिक्स होता है, यानी कुंडली नुमा, जैसे दो धागों को आपस में एक दूसरे के साथ लपेट दिया गया हो, रस्सी बना दी गई हो, उस तरीके का स्ट्रक्चर होता है इस डीएनए का। ठीक है, डीएनए का इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब अगर इस डीएनए को जो ऐसे एक दूसरे से के साथ लिपटा हुआ है, अगर हम इसको ऐसे खोल दें तो कुछ ऐसा संरचना बन जाएगी। यानी ये ऐसे जो धागे हैं वो एक दूसरे से लिपटे हुए हैं, इन्हीं धागों को हम ऐसे खोलकर ऐसे सीधे सीधे कर दें तो ये स्ट्रक्चर बनकर निकल कर आएगा। इस तरीके का स्ट्रक्चर बनकर निकल कर आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें बच्चों, तो इसका किसी भी डीएनए का, तो अगर हम इसको ऐसे कर लें तो इसको समझना आसान हो जाएगा। तो समझना आसान हो जाए इसलिए मैंने क्या किया, उसको कुंडली नुमा से ऐसे खोलकर ऐसे रख दिया, यहां पर ऐसे दिखा दिया, इस चित्र में ऐसे दिखा दिया। ठीक है, तो अगर डीएनए को हम लोग ऐसे देखें मेरे प्यारे बच्चों, तो ये जो डीएनए है ये डीएनए कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, और डीएनए का ये जो किनारे वाला भाग होता है, ये किनारे वाला भाग, ये जो आपको लाल कलर का किनारे वाला भाग दिखाई पड़ता है, ये डीएनए का बैकबोन कहलाता है। क्या कहलाता है? बैकबोन ऑफ डीएनए कहलाता है। बैकबोन ऑफ डीएनए कहलाता है, यानी कि ये किसी भी डीएनए की रीढ़ की हड्डी होती है। ठीक है, रीढ़ की हड्डी इसे कहा जाता है, बैकबोन ऑफ डीएनए, यानी ये आधार बनाता है डीएनए का। अब अगर हम इसी को थोड़ा सा और इलेबोरेट करके समझने की कोशिश करें बच्चों, तो इसका ऐसे बना लें, ऐसे, ये, फिर इस तरीके से, फिर उसके बाद
ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इसका एक छोटा सा पार्ट ऐसे समझिएगा तो आपको अच्छे समझ में, एक छोटा सा पार्ट ऐसे करके काट लेते हैं। मान लो इसको मैं समझाने के लिए इतना सारा चीज कर रहा हूं। डीएनए वैसे डबल हेलिक्स होता है, कुंडली नुमा होता है। कुंडली नुमा को समझाने ऐसे समझ नहीं सकते, तो कुंडली को हमने खोल दिया, ऐसा हो गया, और फिर इसका एक छोटा सा भाग हमने तोड़कर यहां पर दिखा दिया, ठीक है। यानी ये वाला इतना कट करके हमने डीएनए यहां पर दिखा लिया। अब देखो मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, यहां पर सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो ये हमारे डीएनए का जो किनारे वाला भाग है, यानी ये वाला ध्यान से देखिए, और ये वाला, ये दोनों, तो ये वाला जो भाग है वो ये है, और ये वाला जो भाग है वो ये है, ठीक है, ये है। बाद में बीच में ये संरचना है, जो ये सीढ़ियों जैसी संरचना है, वो ये बीच वाली है, ठीक है। तो ये किनारा ये ऐसे है, ठीक है, ये किनारा है, ठीक है। तो ये जो किनारे होता है, ये जो किनारे वाला भाग है डीएनए का, ये जो किनारे वाला भाग है, ये बैकबोन ऑफ डीएनए कहलाता है, ठीक है। बैकबोन ऑफ डीएनए या डीएनए की रीढ़ की हड्डी कहलाता है, डीएनए की रीढ़ कहलाता है, ठीक है। तो डीएनए का ये जो रीढ़ है या डीएनए का ये जो बैकबोन है, ये बनता है एक प्रकार के शुगर से, यानी कि आपने सुना होगा ना, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट, ठीक है, यानी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा सुनी होगी। तो ऐसे ही एक कार्बोहाइड्रेट से बनता है ये किनारे वाला भाग, और इस तरीके के कार्बोहाइड्रेट को हम लोग बोलते हैं पेंटोज शुगर। क्या बोलते हैं बच्चों? पेंटोज शुगर या पेंटोज कार्बोहाइड्रेट के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, एक कार्बोहाइड्रेट का अणु होता है, ठीक है। इसे पेंटोज शुगर कहते हैं। पेंटोज शुगर इसलिए कहते हैं बच्चों क्योंकि यह 5 कार्बन से बना हुआ है, 5 कार्बन से बना हुआ है, इसे पेंटोज शुगर के नाम से जाना जाता है। प्लस पेंटोज शुगर के साथ यहां पर जुड़ा होता है फॉस्फेट। क्या जुड़ा होता है बच्चों? फॉस्फेट जुड़ा होता है, ठीक है, फॉस्फेट। तो कुल मिलाकर किसी भी डीएनए का ये जो किनारे वाला भाग है, ये पेंटोज शुगर से बना होता है, और साथ ही साथ किससे बनता है? फॉस्फेट से बनता है। तो पेंटोज शुगर और फॉस्फेट से बनता है किसी भी डीएनए का ये किनारे वाला भाग, ठीक है बच्चों। इतनी बात समझ में आ गई होगी। बाकी ये जो बीच वाला, ये जो सीढ़ी नुमा भाग है, ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये नाइट्रोजन कंपाउंड से बनता है। नाइट्रोजन कंपाउंड से, ये नाइट्रोजन से बने हुए क्षार से बनता है, नाइट्रोजन से बने हुए क्षार से बनता है। तो ये वाला जो भाग होता है, ये नाइट्रोजनी क्षारों से बनता है, नाइट्रोजनी क्षारों से, या नाइट्रोजनी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नाइट्रोजनी बेस। तो नाइट्रोजनी क्षार या नाइट्रोजनी क्षार या नाइट्रोजन बेस से बनता है। अब ये जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं बच्चों, ये 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है एडेनिन, दूसरा होता है ग्वानिन, ठीक है, ग्वानिन, ठीक है। तीसरा, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं ए से, ग्वानिन को जी से, ठीक है। फिर थाइमीन, ठीक है, थाइमीन टी से, और फिर इसके बाद साइटोसिन, ठीक है, साइटोसिन, यानी कि इसको सी से। तो कुल मिलाकर ये 4 तरीके के नाइट्रोजन से बने क्षार होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमीन, साइटोसिन, ए जी टी सी, ठीक है, इसी तरह से। तो कुल मिलाकर यहां पर ये जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये दो क्षार एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो दो क्षार यहां से जुड़े होते हैं। तो यहां पर देख रहे हैं एडेनिन थाइमीन से जुड़ा है, एडेनिन थाइमीन से ग्वानिन, साइटोसिन। और हमेशा ये जो 4 नाइट्रोजनी क्षार हैं, ये हमेशा जोड़ों में रहते हैं, ठीक है, जोड़े में रहते हैं। और जोड़े हमेशा जो बनते हैं वो हमेशा एडेनिन का जोड़ा बनता है थाइमीन से, याद रखिएगा इस चीज को, और ग्वानिन का जोड़ा जो बनता है वो साइटोसिन से बनता है। तो ये जो जोड़े हैं एडेनिन, हम याद रखिएगा, ये 4 तरीके के नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, जिनमें से एडेनिन का जोड़ा बनता है थाइमीन के साथ, और ग्वानिन का जोड़ा बनता है साइटोसिन के साथ। कभी ऐसा नहीं होगा एसी से जुड़ जाए, जीटी से जुड़ जाए। एडेनिन का जोड़ा बनेगा थाइमीन के साथ, ग्वानिन का जोड़ा बनेगा साइटोसिन के साथ, ठीक है बच्चों, जैसे यहां पर आप लोग देख रहे हैं। तो मान लीजिए यहां पर आप देख रहे हैं ना, तो एटी जुड़ा हुआ है, एटी जुड़ा हुआ है, सीजी जुड़ा हुआ है, एटी जुड़ा हुआ है, जीसी जुड़ा हुआ है। इस तरीके से ये आपस में जुड़ते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों डीएनए का स्ट्रक्चर होता है। डीएनए का जो ये किनारे वाला भाग होता है, ये उसका डीएनए का कह सकते हैं कि रीढ़ कहलाता है, जो कि पेंटोज शुगर और फॉस्फेट से बनता है। बीच वाला जो भाग लैडर जैसा, यानी कि ये कह सकते सीढ़ियों नुमा होता है, ये बनता है नाइट्रोजनी क्षारों से। हमेशा नाइट्रोजनी क्षार जो है वो पेयर में होते हैं, और इस तरीके से जो जोड़ा बनता है वो हमेशा एडेनिन का थाइमीन के साथ बनता है, ग्वानिन का साइटोसिन के साथ बनता है, ठीक है। इस तरीके से ये पूरा का पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इतनी बात आपको बच्चों समझ में आ गई होगी। अब अगर हम लोग
लोग बात करें, ठीक है, अगर हम लोग इस तरीके से बात करते हैं अपने डीएनए के स्ट्रक्चर को, ऐसे डीएनए बना हुआ है। अब इसमें डीएनए अगर इस तरीके से बना हुआ है बच्चों, थोड़ा सा आपको ऐसे बना दे रहे हैं, ठीक है, जिससे कि आपको समझाना आसान हो। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने, इस तरीके से, तो जैसे एटीजीसी 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 का मामला यहां पे बना हुआ है, ठीक है, बना हुआ है, तो एटीजीसी एटीजीसी से का, तो यहां पे याद रख लीजिए, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि एटी के बाद जीसी आए ऐसा जरूरी नहीं है। एटी के बाद फिर एटी आ सकता है, फिर जीसी आ सकता है, एटी के बाद जीसी आ सकता है, जीसी के बाद एटी आ सकता है, लेकिन हमेशा एटी से जुड़ेगा, जीसी से जुड़ेगा, लेकिन ये जरूरी नहीं कि एटी सीक्वेंस के बाद जीसी ही आए, जीसी के बाद एटी ही आए, ऐसा नहीं है। एटी 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 हो सकता है, फिर जीसी आ सकता है, जीसी 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 हो सकता है, एटी आ सकता है, इस तरीके का पूरा सीक्वेंस हो सकता है। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर डीएनए की बात मैं कर रहा हूं यहां पर, तो डीएनए का ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस है एटी जीसी एटी जीसी एटी जीसी 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 एटी, इस तरीके का ये जो सीक्वेंस है, ठीक है, इस सीक्वेंस को, ठीक है, इस सीक्वेंस को हम लोग इसे इसे जो हम लोग नाम देते हैं, ये जो एटी जीसी एटी जीसी 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 एटी का जो ये सीक्वेंस आपको डीएनए में दिखाई पड़ता है, इसे ही हम लोग नाम देते हैं बच्चों जेनेटिक कोड कहा जाता है। क्या बोला जाता है? जेनेटिक कोड कहा जाता है। तो जेनेटिक कोड अगर आपसे कभी पूछा जाए, या आगे जब आप बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन पढ़ेंगे, तो जेनेटिक कोड क्या होता है? तो जेनेटिक कोड कुछ नहीं होता है, जो ये नाइट्रोजनी क्षार समूह होते हैं ना, उनका जो सीक्वेंस होता है, ठीक है, उसे हम लोग जेनेटिक कोड के नाम से जानते हैं बच्चों। और ये जो जेनेटिक कोड है, ठीक है, ये जेनेटिक कोड 99.99% हम मनुष्यों के अंदर समान होता है। ठीक है, समान होता है। यही वजह है कि हमारे और आपके जो बेसिक स्ट्रक्चर हैं, फीचर्स हैं, वो सेम होते हैं। मेरी नाक यहाँ है, आपकी भी यहीं पर है, मेरे बाल यहाँ पर हैं, आपके भी बाल यहाँ पर हैं, ठीक है, मेरा जो है वो मुंह यहाँ पर है, आपका भी वहीं पर है। तो बेसिक हमारा जो स्ट्रक्चर है वो इस वजह से सेम होता है, क्योंकि हमारे अंदर जो डीएनए है, डीएनए का ये जो जेनेटिक सीक्वेंस है, जेनेटिक कोड है, ये लगभग 99.99% समान होता है। ठीक है, 0.01% ये जो जेनेटिक कोड होता है हम सबका, ये एक दूसरे से डिफरेंट होता है, ये अलग होता है। और यही कारण है कि हम लोग एक दूसरे की पहचान कर पाते हैं। मतलब मेरे अंदर हो सकता है 0.01% जो जेनेटिक कोड है वो आपसे अलग हो। मेरे अंदर एटीजीसी है, आपके अंदर हो सकता है जीसी एटी हो, किसी तीसरे के अंदर जो है वो एटी हो सकता है। ठीक है, अलग होता है। और इसी अलग होने की वजह से हम एक दूसरे की पहचान सुनिश्चित कर पाते हैं। वरना क्या होगा कि यहां पर मेरी नाक है, तुम्हारी भी नाक है, मेरी जैसी नाक है वैसे तुम्हारी भी नाक हो, ठीक है, मेरी आंख जैसे जहां पर है वहां तुम्हारी भी है, मेरी आंख जैसी है वैसे तुम्हारी भी हो। अगर सब कुछ यानी 100% जेनेटिक कोड अगर हम लोगों का समान हो गया तो क्या होगा? तब तो बवाल हो जाएगा। पता लगा डॉक्टर सलीम पढ़ा रहे हैं और डॉक्टर सलीम ही सारे के सारे डॉक्टर सलीम इस वक्त जो है वो क्लास मेरी यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से तो फिर सब लोग एक ही जैसा दिखाई पड़ेंगे। लेकिन भगवान ने, प्रकृति ने क्या किया कि हम लोगों में बेसिक फीचर सेम दे रखे हैं। बेसिक, मेरी नाक यहाँ है, मेरी आंख यहाँ है, आपकी भी वही है, वहीं पर आपकी कान भी है, सब कुछ वही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया। मेरी नाक थोड़ी सी पतली बना दी, आपकी थोड़ी सी मोटी बना दी, किसी के बाल घुंघराले हो गए, किसी के बाल स्ट्रेट हो गए, किसी की आंख जो है वो भूरी हो गई, किसी की जो है नीली हो गई, जिससे कि हम सब एक दूसरे की पहचान सुनिश्चित कर पाए, सब में बिल्कुल 100% समानता ना हो, एक दूसरे को हम आइडेंटिफाई कर पाए। इसके लिए इस प्रकृति में जरूरी था कि हम लोगों में जो है वो जेनेटिक कोड थोड़े से डिफरेंट हो। और यही वजह है कि हम लोगों के शरीर के अंदर 0.01% जेनेटिक कोड
कोड डिफरेंट है, इसी वजह से हम एक दूसरे की पहचान सुनिश्चित कर पाते हैं। तो होप मेरे प्यारे बच्चों ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जेनेटिक कोड क्या होता है और कितनी चीजें हमारे अंदर समान है। ठीक है, अब यहां पर एक और टर्म आप लोगों को क्लियर कर देता हूं जो आगे आपके जब बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे तो बहुत ज्यादा वो जरूरी होगा। तो वो अब इसमें एक चीज और आप लोगों को समझा दूं कि आप जो ये एटीजीसी का ये जो सीक्वेंस देख रहे हैं ये थोड़ी थोड़ी दूर पे डीएनए में बदल जाता है। जैसे एटीजीसी यहां चल रहा है, यहां पर जीसी चल रहा है, यहां पर जीसी चल रहा है, यहां पर एटी। तो कुल मिलाकर ये जो डीएनए के छोटे छोटे भाग जिसमें जेनेटिक कोड का सीक्वेंस थोड़ी थोड़ी दूर में बदल जाता है, थोड़ी थोड़ी दूर में अलग हो जाता है, तो ये जो जेनेटिक सीक्वेंस है जो थोड़ी थोड़ी दूर पर बदल जाते हैं इन्हें ही हम लोग किस नाम से जानते हैं बच्चों? जीन के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा बच्चों, जीन क्या होता है? जीन हमारे गुणसूत्र के, क्योंकि भाई सीधी सी बात ये डीएनए किसका भाग है? याद है कि नहीं? अभी आप लोगों को बताया था ये डीएनए कहां पाया जाता है? ये डीएनए हमारे गुणसूत्र पर पाया जाता है। तो गुणसूत्र का या हमारे गुणसूत्रों में पाए जाने वाले डीएनए के छोटे छोटे सेगमेंट, छोटे छोटे फ्रेगमेंट, छोटे छोटे भाग जो अलग अलग नाइट्रोजनी क्षार समूहों से बने होते हैं उन्हें हम लोग किस नाम से जानते हैं बच्चों? जीन के नाम से जानते हैं। तो जीन क्या है? आपको समझ में आ गया? जीन क्या है? डीएनए का ही भाग होता है। जीन क्या होता है बच्चों? डीएनए का ही भाग होता है। ठीक है, छोटे छोटे जो नाइट्रोजन क्षार समूहों के सीक्वेंस, अलग अलग सीक्वेंस को हम लोग किस नाम से जानते हैं? जीन कहते हैं। तो अगर हम सारे जीनों को जोड़ने लगे, ये जीन नंबर 1 हो गया, ये जीन नंबर 2 हो गया, जीन नंबर 3 हो गया और जीन नंबर 4 हो गया, और ऐसे ही जोड़ते जोड़ते जितने 23 जोड़े गुणसूत्र हमारी कोशिका के अंदर पाए जाते हैं, जो हमारे 46 गुणसूत्र हमारी कोशिका के अंदर पाए जाते हैं, अगर सारे जीनों को, जितने जीन पाए जाते हैं सबको हम जो है वो जोड़ते जाएं या जोड़ते जाएं, 1 2 3 4 ऐसे जोड़ते जाएं, तो पता ये चलता है कि मनुष्य के शरीर में हमारे जितने भी 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी 23 जोड़े जो गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं, उनमें अप्रोक्सीमेटली माना जाता है कि 20,000 जीन पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? अप्रोक्सीमेटली 20,000 जीन पाए जाते हैं। कितने जीन? 20,000 जीन पाए जाते हैं। तो एक कोशिका के केंद्रक में जितने भी गुणसूत्र एक मनुष्य के अंदर होते हैं उनके अंदर अप्रोक्सीमेटली 20,000 जीन पाए जाते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको कंफर्म हो जानी चाहिए। तो 20। अब सर ये जीन करते क्या है इसको समझेंगे, लेकिन इससे समझने से पहले एक अणु के बारे में, एक आनुवांशिक पदार्थ के बारे में और हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, और उस आनुवांशिक पदार्थ का नाम होता है आरएनए, जिसे हम लोग रिबोन्यूक्लिक एसिड के नाम से जानते हैं। क्या नाम होता है इसका? रिबोन्यूक्लिक एसिड। रिबोन्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए की अगर बात की जाए बच्चों, यह भी एक प्रकार का आनुवांशिक पदार्थ है, जेनेटिक मटेरियल है, और ये जेनेटिक मटेरियल जो है वो कुंडली नुमा नहीं होता है, डबल हेलिक्स नहीं होता है, बल्कि ये सिंगल हेलिक्स होता है, धागे जैसा होता है। वहां पर 2 धागे एक दूसरे के साथ लपेटे हुए थे, यहां पर ये सिंगल धागे जैसा होता है, ऐसे धागे जैसा होता है। ठीक है, इन्हीं धागों से ही क्या होता है? नाइट्रोजनी क्षार जो है आपस में ऐसे जुड़े होते हैं, नाइट्रोजनी क्षार ऐसे आपस में जुड़े होते हैं। आ रही बात समझ में? अब इसमें जो नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये नाइट्रोजनी क्षार, ठीक है, नाइट्रोजनी क्षार 3 नाइट्रोजनी क्षार बिल्कुल डीएनए जैसे होते हैं, यानी कि इसमें एडेनिन पाया जाता है, इसमें ग्वानिन पाया जाता है, इसमें साइटोसिन पाया जाता है, लेकिन इसके अंदर जो है वो थाइमिन नहीं पाया जाता है, बल्कि थाइमिन की जगह पर यूरेसिल नाम का जो है नाइट्रोजनी क्षार पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। तो एक क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि जो आरएनए होता है उसके अंदर कौन सा नाइट्रोजनी क्षार नहीं मौजूद होता? तो आप बताएंगे उसके अंदर थाइमिन नहीं मौजूद होता है, बल्कि थाइमिन की जगह पर यूरेसिल नाम का नाइट्रोजनी क्षार मौजूद होता है। और यहां पर जो क्षार होते हैं वो ऐसे लगे होते हैं, देख रहे हैं, यहां पर जी लगा, यहां पर सी लगा, यहां पर सी जी ए यू, इस तरीके से यहां पर लगा हुआ है। ठीक है, तो ये धागे जैसी संरचना होती है। ठीक है, ये डबल, जैसे वहां पर क्या था, डीएनए में डबल हेलिक्स होती है, यहां पर क्या होती है? सिंगल, एक धागे जैसी संरचना होती है। इसमें जो है वो एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन नहीं, बल्कि एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल पाया जाता है, थाइमिन नहीं पाया जाता। इसके अलावा ये जो आरएनए होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आरएनए होते हैं, ये आरएनए विभिन्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के होते हैं। ये जो आरएनए होते हैं, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आरएनए विभिन्न प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के आरएनए होते हैं। एक आरएनए होता है जिसे हम लोग बोलते हैं एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। क्या बोलते हैं बच्चों? मैसेंजर आरएनए कहा जाता है। ठीक है, मैसेंजर
मैसेंजर आरएनए के नाम से इसे जाना जाता है, मैसेंजर आरएनए के नाम से जाना जाता है। दूसरा आरएनए जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं आरआरएनए, ठीक है, आरआरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए। क्या बोला जाता है बच्चों? राइबोसोमल आरएनए कहा जाता है, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है, ये दूसरा आरएनए होता है। और तीसरे प्रकार का आरएनए होता है जिसे हम लोग टीआरएनए के नाम से जानते हैं या ट्रांसफर आरएनए के नाम से जानते हैं, ठीक है, ठीक है, ट्रांसफर आरएनए के नाम से जानते हैं। तो आरएनए क्या होता है, इसके साथ ही साथ आरएनए कितने प्रकार का होता है ये मैंने आपको बताया। आरएनए 3 प्रकार का, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए के नाम से जाना जाता है, ठीक है बच्चों। अब होता क्या है समझिएगा, ये अगर आपने डीएनए और आरएनए के बारे में समझ लिया तो इसके आगे कहानी आप समझिएगा कि होता क्या है बच्चों कि हमारी ये कोशिका है, ठीक है, ये हमारी कोशिका है, ठीक है, और ये कोशिका का केंद्रक है। केंद्रक के अंदर पाए जा रहे हैं गुणसूत्र पाए जा रहे हैं, ठीक है, गुणसूत्र पाए जा रहे हैं। गुणसूत्र किससे बना हुआ है? अभी बताया डीएनए से बना हुआ है। डीएनए के छोटे छोटे भाग क्या होते हैं? जीन होते हैं। तो आपको ये पता हो गया कि जीन क्या होते हैं। अब ये जो जीन होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये जो जीन होते हैं ये जीन करते क्या है, ठीक है, समझिएगा, ये जो जीन होते हैं ये करते क्या है। बहुत ही सिंपल भाषा में, बहुत ही सामान्य भाषा में आपको बता रहा हूं। ऐसे तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है लेकिन इसको बहुत अच्छे से समझिएगा कि ये जो जीन होते हैं करते क्या हैं। जीन असल में क्या करता है कि हमारे केंद्रक में ही एक कह सकते हैं कि एक आरएनए मौजूद होता है जिसे हम लोग बोलते हैं एमआरएनए, ठीक है। तो ये जो जीन होता है ये एमआरएनए को निर्मित करता है या एमआरएनए को अपने मैसेज को कन्वे करता है। यानी कि वो जो एटीजीसी का जो केमिकल जो वो एटीजीसी का जो सीक्वेंस था उसी के हिसाब से जो सीक्वेंस था ना, जो जेनेटिक कोड था एटीजीसी हर जीन में मौजूद था, हर डीएनए में मौजूद था। तो उसी अपने जीन ये जो कितने जीन पाए गए थे मैंने अभी आपको बताया 20,000 जीन। 20,000 जीन में 20,000 जीन में सभी जीन करते क्या है मैं वो बता रहा हूं। तो उसमें से मान लीजिए एक जीन का एग्जांपल हमने लिया तो एक जीन क्या काम करता है कि मतलब 20,000 जीन में से एक सिंगल जीन कैसे काम करेगा कि जीन क्या करता है, निर्देशित करता है एमआरएनए को, मैसेंजर आरएनए को। ये मैसेंजर आरएनए बच्चों जो है वो कहां मौजूद होता है? ये न्यूक्लियस के अंदर भी मौजूद हो सकता है और कोशिका द्रव्य यानी कि बाहर भी हो सकता है, ठीक है। तो पहले स्टेप में क्या होता है, जीन एमआरएनए को निर्देशित करता है, ठीक है, निर्देशित करता है, केमिकल मैसेज देता है, ठीक है। और ये जो एमआरएनए होता है बच्चों, ये एमआरएनए बाहर आता है, ठीक है, एमआरएनए बाहर आता है। और ये जो एमआरएनए है, ठीक है, यहां पर जो है वो केंद्रक के चारों तरफ राइबोसोम, केंद्रक के चारों तरफ इस तरीके की संरचना पाई जाती है जिसे हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रव्य जालिका बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रव्य जालिका है उसी पर ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर, दाने जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिन्हें हम लोग राइबोसोम कहते हैं, ठीक है, राइबोसोम कहते हैं। और ये जो राइबोसोम होता है, ये राइबोसोम एक विशेष प्रकार के आरएनए से बनता है जिसे हम लोग बोलते हैं बच्चों आरआरएनए। तो याद रखिएगा जो मैंने आरएनए का दूसरा टाइप बताया था आरआरएनए, इसी आरआरएनए से निर्माण होता है किस चीज का? राइबोसोमल, ये इसे राइबोसोमल आरएनए कहते हैं और इसी से निर्माण होता है राइबोसोम का। राइबोसोम कहां मौजूद होता है? केंद्रक के बाहर जो अंतःप्रद्रव्य जालिका मौजूद होती है उसी के ऊपर दाने जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसे राइबोसोम कहते हैं। और ये राइबोसोम का निर्माण किससे होता है? आरआरएनए से होता है। मतलब कि राइबोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? आरआरएनए प्रेजेंट होता है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है, आरआरएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। आरआरएनए के बारे में आपको पता हो गया, एमआरएनए के बारे में पता हो गया, ठीक है। इसके अलावा एक और आरएनए हमारे इस साइटोप्लाज्म में कोशिका द्रव्य में पाया जाता है जिसे बोलते हैं टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, जिसके बारे में मैंने आपको बताया ये साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है। अब होता क्या है बच्चों, समझिएगा, हम भोजन खाते हैं, ठीक है, हम भोजन लेते हैं। भोजन के अंदर क्या होता है कि आप लोगों ने सुना होगा कार्बोहाइड्रेट होता है, इसके अलावा आपने सुना होगा प्रोटीन होता है, इसके अलावा क्या होता है? फैट, वसा होती है। खाने में तो यही सब चीजें पाई जाती है ना। तो इसमें खाने के अंदर जो मौजूद प्रोटीन होती है, प्रोटीन हमारे शरीर में जब हम खाते हैं, भोजन जब लेते हैं तो भोजन की जो प्रोटीन होती है, बहुत ही आसान भाषा में आपको बता रहा हूं, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, मजा आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो जब भोजन हम लेते हैं तो भोजन के अंदर प्रोटीन होती है और ये प्रोटीन जब हम खाते हैं हमारे
हमारे शरीर में पहुंचती है, हमारे पाचन तंत्र में पहुंचती है, तो इसका पाचन हो जाता है और पाचन होकर ये प्रोटीन बदल जाती है अमीनो अम्ल में। यानी कि प्रोटीन जो है वो एक सरल अवस्था में बदलती है। प्रोटीन जो है वो पाचित होकर किस में हमारे बदल जाती है, अमीनो एसिड में या अमीनो अम्ल में बदल जाती है। ठीक है, तो हम जब भोजन से प्रोटीन लेते हैं, प्रोटीन हमारे शरीर में पाचित होकर अमीनो अम्ल में बदल जाती है। ये अमीनो अम्ल हमारे शरीर में 20 प्रकार के लगभग होते हैं और ये अमीनो अम्ल जो है वो रक्त में मिलकर, ठीक है, भोजन पर लिया, भोजन में प्रोटीन थी, वो पाचित हुई, पाचित होकर अमीनो अम्ल में बदली ये प्रोटीन, और ये प्रोटीन अलग अलग खाने से, अगर अलग अलग भोज्य पदार्थों से हमें अलग अलग प्रकार की प्रोटीन हम लेते हैं, और वो सारी प्रोटीनें जब डाइजेस्ट होकर, पाचित होकर 20 प्रकार के अलग अलग टाइप के अमीनो अम्लों में बदल जाती हैं। और ये जो अमीनो अम्ल होते हैं ये हमारे रक्त में घुलकर कहां पहुंचते हैं, हमारी कोशिका में पहुंचते हैं। ठीक है, कोशिका में पहुंचते हैं, और जब हमारी कोशिका में ये अमीनो अम्ल पहुंचते हैं, अमीनो एसिड पहुंचती हैं, ठीक है, अमीनो अम्ल पहुंचते हैं, तो ये एक कच्चे माल के तरह काम करते हैं, कच्चा माल जो होता है उसकी तरह कार्य करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे क्या क्या करने वाले हैं सर, ध्यान दीजिएगा, मजा आएगा अभी आपको जानकर। तो ये जो हम भोजन से प्रोटीन खाते हैं, ये प्रोटीन पाचित होकर अमीनो अम्ल में बदलती है। 20 प्रकार के अमीनो अम्ल हमारे शरीर में पाए जाते हैं। ये अमीनो अम्ल रक्त में मिलकर कोशिकाओं तक पहुंचते हैं, कोशिका द्रव्य में मौजूद होते हैं। ठीक है, कोशिका द्रव्य में मौजूद होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब होता क्या है बच्चों कि जो जीन पाए जाते हैं हमारे डीएनए के अंदर, डीएनए के छोटे छोटे भाग होते हैं जीन, ये जीन क्या करते हैं, पहली स्टेप में निर्देशित करते हैं एमआरएनए को, मैसेंजर आरएनए को। ठीक है, कि भैया तुम ऐसा करो कि एक विशेष प्रकार की प्रोटीन बनाओ। ठीक है, एक विशेष प्रकार की प्रोटीन बनाओ। तो जब जीन को निर्देश मिलता है, यानी जीन निर्देशित करता है एमआरएनए को कि तुम एक विशेष प्रकार की प्रोटीन बनाओ, ठीक है, तो ये एमआरएनए इस मैसेज को ले जाकर, इसका नाम ही क्या है, मैसेंजर आरएनए, यानी मैसेज पहुंचाता है, संदेश का वाहक है, ये संदेश को ले जाता है। कहां से संदेश ले जा रहा है, जीन से संदेश ले जा रहा है। तो हमारे डीएनए में जो मौजूद जीन है वो निर्देश देती है एमआरएनए को, मैसेंजर आरएनए इस निर्देश को, इस आदेश को लेकर जाता है आरआरएनए और टीआरएनए को पहुंचाता है और निर्देशित करता है, जीन निर्देशित इसको करता है कि एक विशेष प्रकार की प्रोटीन बनवाओ। तो आरआरएनए कहता है कि हम प्रोटीन तो बना लेंगे, प्रोटीन तो बना देंगे, लेकिन मेरे पास कच्चा माल पहुंचाने के लिए कोई नहीं है। ठीक है, कच्चा माल पहुंचाने के लिए कोई चीज नहीं है। कच्चा माल क्या होता है प्रोटीन बनाने का, वो होता है अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल से ही प्रोटीन बनेगी, यही है कच्चा माल जो है प्रोटीन को बनाएगा। तो टीआरएनए इस निर्देश को, एमआरएनए के निर्देश को समझकर जिस प्रकार के अमीनो अम्ल, जिस प्रकार के कच्चे माल की जरूरत होती है वो लाकर और किसको प्रोवाइड कर देता है, आरआरएनए को प्रोवाइड कर देता है। फिर आरआरएनए क्या करता है, जो 20 प्रकार की अमीनो एसिड हमारे कोशिका में मौजूद होती है, उनमें से कुछ अमीनो एसिड जो एक विशेष प्रकार के प्रोटीन को बनाने के लिए जरूरी होती है, जब ये टीआरएनए उसको लाकर आरआरएनए को दे देता है, तो आरआरएनए क्या करता है, उन अमीनो एसिड को आपस में जोड़कर एक प्रोटीन का अणु बना देती है। क्या बना देती है बच्चों, प्रोटीन का अणु बना देती है। आई बात समझ में, प्रोटीन का अणु। अब बात आपको यह नहीं समझ में आ रही कि सर प्रोटीन का अणु बना तो दिया, लेकिन इससे फर्क क्या पड़ता है। होता यह है मेरे प्यारे बच्चों कि जीन के निर्देशानुसार जब आरएनए, जीन के निर्देशानुसार जब आरएनए हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण करता है, तो यही जो प्रोटीन होती है बच्चों, यह हमारे शरीर के आनुवांशिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार होती है। आनुवांशिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार होती है। मतलब क्या हुआ सर, अब सुनिएगा, मजा आ जाएगा। आनुवांशिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार होती है, भैया आपके शरीर में ये बाल बने हैं, ये आनुवांशिक लक्षण है। आपके पूर्वजों से आपके अंदर ये गुण आया है बालों वाला। तो ये जो बाल बने हैं ये किससे बने हुए हैं, ये प्रोटीन से बने हुए हैं। ठीक है, प्रोटीन से बने हुए। ये स्किन देख रहे हैं, स्किन में जो स्किन सेल्स बनी हुई हैं, इनमें जो है प्रोटीन मौजूद है। हमारी जो मसल्स है ना वो प्रोटीन से बनी हुई हैं। हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स है ना वो प्रोटीन से बने हुए हैं। हमारी बॉडी में जो एंजाइम बने हुए हैं प्रोटीन से बने हुए हैं। हमारी बॉडी में ये आंख है, आंखों का जो रंग है वो भी किसी प्रोटीन की वजह से आया। यानी हमारे शरीर के अंदर जो कुछ भी बना हुआ है, जो भी हमारे शरीर के अंदर चीजें मौजूद हैं वो प्रोटीन से निर्मित है। और ये जो मतलब हमारे शरीर में जो ये हमारे पूर्वजों के लक्षण, हमारे शरीर में ये जो पूर्वजों के लक्षण हैं, जो हम बाल, नाक, आंख, कान, स्किन, त्वचा, मसल्स, हार्मोन, एंजाइम, ये सब चीजें जो कुछ भी मौजूद हैं ये सारे के सारे प्रोटीन से बने हुए हैं। और इस प्रोटीन का निर्माण ये आरएनए यानी कि एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए मिलकर करते हैं। और ये प्रोटीन जो बनाते हैं, ये आरएनए बनाते
जाते हैं, लेकिन इनको निर्देश कौन देता है? इनको निर्देश कौन देता है? ये हमारे शरीर के अंदर मौजूद जीन देता है। ठीक है, जीन देता है। अब ये जीन कहां पे पाए जाते हैं बच्चों? गुणसूत्र पे पाए जाते हैं। इसको भी समझ लीजिए, पूरा पूरा का पूरा जेनेटिक्स आपको समझ में आएगा। गुणसूत्र पे पाए जाते हैं ये जीन, गुणसूत्र पे पाए जाते हैं। और हमारे अंदर जो ये 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, इनमें से 23 जोड़े यानी 46 जो गुणसूत्र पाए जाते हैं, इसमें जानते हो 23 जो आता है ये आपके पिता के शुक्राणुओं के द्वारा आता है, शुक्राणुओं के द्वारा आता है। और 23 जो गुणसूत्र आता है ये आपके माता जी के अंडाणुओं के द्वारा आया है। तो हमारे शरीर में हमारे पिताजी के शुक्राणु 23 गुणसूत्र लाए थे, और हमारे शरीर के जो 23 गुणसूत्र हैं मां के अंडाणु, हमारी मां के अंडाणुओं से आए, और दोनों शुक्राणु और अंडाणु आपस में जब फ्यूज हुए तो 23 गुणसूत्र पिता के, 23 गुणसूत्र माता के, दोनों के मिलाकर टोटल हमारे 46 गुणसूत्र बन गए। तो हमारे शरीर के अंदर जो 46 गुणसूत्र इस वक्त मौजूद है मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारे 23 पिता की तरफ से, 23 माता की तरफ से आए, और फाइनली हमारे अंदर ये सारी की सारी चीजें मौजूद हैं। इसका मतलब कि हमारे अंदर जो जीन मौजूद हैं, ये जो भी जीन मौजूद है किसी भी गुण के, किसी भी फीचर के, ठीक है, फीचर के जो हमारे शरीर में पाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं या तो माता की तरफ से आया है या तो पिता की तरफ से आया है, हमारे पूर्वजों की तरफ से आया है। तो इस तरीके से क्या होता है बच्चों, ये जो जीन हमारे अंदर इस वक्त मौजूद है, असल में या तो हमारे पिता की तरफ से आया है, पिता के पूर्वजों से, या माता के पूर्वजों से आया है, और उन्हीं दोनों के मिलजुल कर उन्हीं दोनों के जीनों से मिलजुल कर हमारे शरीर के जो जीन हैं वो निर्मित हुए हैं। और इसी वजह से हमारे शरीर के अंदर जो भी प्रोटीन बन रहा है, जो भी आनुवांशिक लक्षण मेरे अंदर मौजूद है, वो हमारे माता या पिता के जो है वो पूर्वजों से ही हमारे अंदर आते हैं। तो इसी वजह से जीन को क्या बोला जाता है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो है वो कैरेक्टर को, आनुवांशिक गुणों को ट्रांसफर करने वाला जीन को जो है उसकी इकाई बोला जाता है। आनुवांशिक गुणों की, आनुवांशिक लक्षणों की इकाई के नाम से उसे जाना जाता है। आ रही बात समझ में? तो अब ये जो जीन है, ये हमारे जीन जो है वो कहां मौजूद है? गुणसूत्रों पे। गुणसूत्र कहां से आए? माता पिता से आए। और ये गुणसूत्र जो हमारे अंदर मौजूद है इस वक्त, ये हमारे या तो हमारे माता और पिता से आए हुए हैं। और हमारे शरीर के अंदर ये ये गुणसूत्र मौजूद हैं, इन्हीं गुणसूत्रों पर जीन मौजूद है। जीन क्या करता है? आरएनए को निर्देशित करता है। आरएनए जो है वो हमारे जो खाने पीने से जो हम लोग प्रोटीन लेते हैं, उन्हीं प्रोटीन के पाचन के बाद बनने वाले अमीनो अम्लों से क्या बनाता है? नए प्रोटीन बनाता है। और यही नए प्रोटीन हमारे शरीर के लक्षणों यानी आनुवांशिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो इसका मतलब हमारे बाल जो हैं एक प्रोटीन से बने हुए हैं। तो बाल स्वस्थ तब रहेंगे जब हमारे शरीर, हमारे माता पिता से हमें स्वस्थ बालों के, अच्छे बालों के जीन मिले होंगे। एक तो यह कारण है। और दूसरा कारण यह है कि माता पिता से जीन तो अच्छे मिले हैं, लेकिन आप जो है ऐसा खाना पीना या नहीं खा रहे हैं जो कि हमारे बालों के बेहतरी के लिए अच्छा, मतलब अच्छे के लिए हो, यानी कि हमारे बालों को जो है वो खूबसूरत बनाए, मजबूत बनाए। तो अगर आप खानपान अच्छा करेंगे, जिससे कि मतलब खानपान अच्छा करेंगे, आप अपने खाने में वो प्रोटीन लेंगे जो कि आपके बालों के निर्माण या बालों को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक होगा। तो अगर आप इधर प्रोटीन ले रहे हैं, खाने में वो प्रोटीन ले रहे हैं, खाने में वो सब्सटेंस ले रहे हैं जो हमारे बालों के निर्माण या स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं, तो एक यहां से भोजन से हमें कच्चा माल मिल जाएगा, ठीक है, अमीनो अम्ल में वो परिवर्तित होकर कच्चा माल मिल जाएगा, ठीक है, कच्चा मिल जाएगा। और एक दूसरे माता पिता की तरफ से हमें अच्छे जीन मिले हों, अच्छे बालों वाले जीन मिले हों, तो क्या होगा? अच्छे बालों वाला जीन जब मिलेगा तो वो जीन अच्छे से निर्देशित करेगा एमआरएनए को कि भैया अच्छा वाला बाल बनाओ, ठीक है, बढ़िया जो है स्वस्थ बाल बनाओ। एमआरएनए जो है आरआरएनए से कहेगा भाई सर ने कहा है, बॉस ने कहा है कि बढ़िया जो है बाल बनना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आरआरएनए कहेगा भाई हम बाल तो वो प्रोटीन तो बना देंगे जो स्वस्थ बालों के लिए जरूरी होगा, लेकिन मुझे कच्चा माल अच्छा चाहिए। तो कच्चा माल टीआरएनए लाकर, अगर वहां पर अवेलेबल होगा तो लाकर आरआरएनए को दे देगा, और आरआरएनए क्या करेगा? सारे अमीनो अम्लों को जो कच्चे माल
बाल मिलेंगे उसको जोड़कर अच्छे बालों वाला प्रोटीन बना देगा और बाल जो है वो स्वस्थ रहेंगे। लेकिन इसी जगह पर आप खाना पीना ही नहीं खा रहे हैं, भोजन ही सही नहीं ले रहे हैं, भोजन जब सही नहीं लेंगे तो ऐसी कंडीशन में हमारे शरीर में वो कच्चा माल पहुंच ही नहीं पाएगा जो बालों के निर्माण के लिए, बढ़िया बालों के निर्माण के लिए, स्वस्थ बालों के लिए निर्माण के लिए सहायक होगा। तो फाइनली जो है अच्छा जीन होने के बावजूद भी सही काम नहीं हो पाएगा, सही से स्वस्थ बाल नहीं रह पाएंगे, बाल झड़ने लगेंगे, बाल सफेद होने लगेंगे, इस तरीके की कंडीशन बन जाएगी। ठीक है, अच्छा अगर मान लीजिए जीन खराब हो जाए, यहां पर जीन खराब हो जाए, तो जीन खराब हो जाए, पता लगा खूब अच्छा खाना खा रहे हैं, बहुत स्वस्थ बालों को बनाने वाला खाना खा रहे हैं, लेकिन पता लगा जीन ही खराब है, अच्छे से वो निर्देश ही नहीं दे पा रहा है आरएनए को अच्छे वाले प्रोटीन बनाने के लिए, अच्छे बालों वाले प्रोटीन बनाने, तो ऐसी कंडीशन में भी बाल जो है वो सही से नहीं उगेंगे या वो खराब हो जाएंगे या सफेद हो जाएंगे, झड़ जाएंगे। आ रही बात समझ में? तो इसका मतलब कि जीन जो है वो जिम्मेदार होता है हमारे शरीर में प्रोटीन के निर्माण का, और प्रोटीन जो है वो किस पर निर्भर करती है? प्रोटीन क्या करती है? हमारे शरीर के विभिन्न प्रकार के कैरेक्टर्स को डेवलप करती है। अभी एक एग्जांपल और देता हूं और समझ में आ जाएगा। आप जो है जिम में जाते हैं, जिम में जाने के बाद आप मसल्स बनाते हैं, अब एक्सरसाइज तो आप कर रहे हैं, मसल्स तो बनेंगी, लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाएगी अगर आप अच्छा डोज नहीं लेंगे, अच्छा कच्चा माल नहीं लेंगे, अच्छा प्रोटीन पाउडर नहीं लेंगे या ऐसी चीजें नहीं लेंगे जो खाने पीने में प्रोटीन की मात्रा खूब अच्छी हो, तो क्या होगा कि पता लगा बॉडी बनाने के लिए, मसल्स को बनाने के एक्सरसाइज तो कर रहे हैं, लेकिन प्रोटीन आपके शरीर में खाने में आप ले ही नहीं रहे, तो एक दिन जो प्रोटीन है वो भी टूट जाएगी, खराब हो जाएगी। इसी वजह से जब आप जिम में जाते हैं तो वहां पे कहा जाता है प्रोटीन शेक पीजिए या प्रोटीन भोजन खाइए, प्रोटीन से युक्त भोजन पाइए, चिकन खाइए, ये सारी चीजें खाइए जिससे आपके शरीर में कच्चा माल पहुंचता रहे उस मसल को बनाने वाला, और फिर उसके बाद आप मेहनत करें तो आपके शरीर में कोशिकाएं जो है वो कोशिकाओं के अंदर वो प्रोटीन मस्कुलर प्रोटीन बनने लगे और फाइनली जो है आपकी मसल्स जो है वो मजबूत बन जाए। तो इसलिए आपके लिए खाना बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ खाना तो बहुत जरूरी है ही, लेकिन साथ ही साथ आपके शरीर में स्वस्थ जीन का होना भी जरूरी है। अगर जीन खराब हो जाए तो मान लीजिए किसी को इंसुलिन आपके शरीर में प्रोड्यूस होता है, इंसुलिन एक हार्मोन है और वो हार्मोन भी एक प्रोटीन है। तो अगर आपके शरीर में इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाला जीन मौजूद है, स्वस्थ जीन मौजूद है, तो एमआरएनए को निर्देश देगा भैया अच्छे से इंसुलिन प्रोड्यूस करो। फाइनली एमआरएनए जो होगा आरआरएनए से कहेगा स्वस्थ इंसुलिन प्रोड्यूस करो। आरआरएनए टीआरएनए के साथ मिलकर इंसुलिन नाम का प्रोटीन बना देगा, और जब इंसुलिन नाम का प्रोटीन बना देगा तो फाइनली क्या हो जाएगा, आपके शरीर में इंसुलिन निकलेगा, आपकी कोशिका में इंसुलिन बनेगा, कोशिका से इंसुलिन निकलेगा, और जब इंसुलिन कोशिका से निकलेगा तो फाइनली जो है आपको जो है आपकी बॉडी स्वस्थ रहेगी। इसी जगह पे जीन खराब हो जाए, एमआरएनए को निर्देश सही से ना मिले, आरआरएनए और टीआरएनए मिलकर सही से इंसुलिन प्रोटीन ना बनाए, तो आपकी बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाएगी और डायबिटीज जैसी बीमारी हो जाएगी। अरे बस हमें तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो सारी की सारी चीजें यहां पर इस तरीके से काम करती हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पर एक चीज और जल्दी से आपको बता दूं कि ये सारी चीजें, तो इसका मतलब ये हो गया कि जीन क्या है, बॉस हो गया, एमआरएनए क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्टर हो गया, आरआरएनए क्या हो गया, आरआरएनए जो है वो एक तरीके से मिस्त्री हो गया, टीआरएनए जो है मजदूर हो गया। बॉस ने कहा एमआरएनए से कि जाकर जो है कॉन्ट्रैक्टर से कहा बढ़िया सा प्रोटीन बनवाओ, ठीक है, जिससे हमारे अंदर खूब अच्छे आनुवांशिक लक्षण उत्पन्न हो। एमआरएनए ने मिस्त्री को निर्देश दिया जाके बढ़िया से जो है वो प्रोटीन वो बढ़िया वाली प्रोटीन बनाओ। तो मिस्त्री कहता है प्रोटीन तो बना देंगे, लेकिन मुझे एक मजदूर चाहिए जो कच्चे माल को ला के हमें देता रहे, मिस्त्री को देता रहे। फिर आरआरएनए मिस्त्री जैसा काम करता है, टीआरएनए जो है वो कच्चा माल इसको देता रहता है, और आरआरएनए क्या करता है, सारे अमीनो एसिड कच्चे माल को जोड़कर एक प्रोटीन का अणु बनाता रहता है। तो इसमें एक चीज आप बस देखिएगा बच्चों, इसमें एक चीज देखिएगा कि इसमें सबसे पहले स्टेप में क्या हुआ, जब भी प्रोटीन का निर्माण हो रहा है जिसे हम लोग प्रोटीन संश्लेषण कहते हैं, तो प्रोटीन संश्लेषण में अगर हम लोग देखें तो दो स्टेप आपको देखने को मिल रहा है। एक में क्या हो रहा है कि हमारा जो जीन है, या जीन किससे बना हुआ है, डीएनए, ठीक है, डीएनए, तो जीन किसको निर्देश दे रहा है, एमआरएनए को, ठीक है, सबसे पहले स्टेप में तो यही हो रहा है ना। और दूसरा जो स्टेप हो रहा है, पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये है कि सारे आरएनए मिलकर क्या कर रहे हैं, प्रोटीन का निर्माण कर रहे हैं कच्चे माल की मदद से, यही हो रहा है ना। तो यही दो स्टेप जो है प्रोटीन संश्लेषण में शामिल है। एक में जीन या डीएनए निर्देश दे रहा है एमआरएनए को, और दूसरे में क्या हो रहा है कि आरएनए मिलकर कच्चे माल की मदद से प्रोटीन बना रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें जीन या डीएनए मिल जो है निर्देश दे रहा है एमआरएनए को, इसे हम लोग बोलते हैं बच्चों, इसे ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, ट्रांसक्रिप्शन
ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है, इस प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। और यह जो प्रक्रिया होती है जिसमें सारे आरएनए मिलकर कच्चे माल की मदद से नए प्रोटीन बना रहे हैं, इसे बोलते हैं बच्चों ट्रांसलेशन की प्रक्रिया बोलते हैं। देखिए बच्चों, ये सबसे वन ऑफ द टफेस्ट क्या बोलते हैं प्रोसेस है उसमें बायोटेक्नोलॉजी की, लेकिन ये देखिए बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गई कि भैया प्रोटीन संश्लेषण में दो प्रक्रियाएं होती हैं, ट्रांसक्रिप्शन, दूसरा होता है ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन में पहला स्टेप होता है जिसमें जीन या डीएनए मिलकर एमआरएनए निर्मित करता है, और ट्रांसलेशन दूसरी प्रक्रिया होती है जिसमें आरएनए क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, आरएनए मिलकर कच्चे माल की मदद से प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से प्रोटीन संश्लेषण होता है। तो अब आपको बच्चों यह बात आपको कंफर्म हो गई कि इस तरीके से जीन क्या काम कर रहा है। जीन एग्जैक्टली हमारे शरीर के अंदर मौजूद है, 20,000 जीन मौजूद है। अलग अलग हमारे शरीर के आनुवंशिक लक्षणों के लिए जीन मौजूद है, और अलग अलग आनुवंशिक लक्षणों के लिए जो जीन होते हैं वो निर्देश देते हैं आरएनए को। ठीक है, आरएनए को, और ये आरएनए क्या करते हैं, प्रोटीनों का निर्माण करके हमारे शरीर में आनुवंशिक लक्षणों को व्यक्त करते हैं। जीन अगर अच्छा है तो हमारे शरीर में अच्छे से प्रोटीन बनेगा, हमारा शरीर के अंदर अच्छे से प्रोटीन बनेगा, हमारा शरीर सही से व्यवहार करेगा, सही हार्मोन निकलेंगे, सही एंजाइम निकलेंगे। उसी जगह पर अगर जीन खराब हो जाएगा तो जीन जो है वो सही से निर्देश नहीं दे पाएगा, जिसकी वजह से हमारे शरीर की जो प्रक्रियाएं हैं वो बाधित हो जाएंगी, सही से प्रोसेस नहीं होगी। और इस तरीके से क्या होगा, हमें विभिन्न प्रकार की आनुवंशिक बीमारियां जैसे कि क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, इसके अलावा हीमोफीलिया, इस तरीके की बहुत सारी बीमारियां हमें हो जाएंगी जो कि आनुवंशिक बीमारियां कहलाएंगी। डायबिटीज, कैंसर, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि जीन की खराबी की वजह से होंगी। तो जीन अगर खराब हो जाएगा तो हमारे शरीर में निर्देशन नहीं कर पाएगा, एमआरएनए को निर्देश नहीं दे पाएगा, और एमआरएनए को निर्देश नहीं मिलेगा तो सही से प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा जो हमारे शरीर में सामान्य प्रोटीन बनने चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें, तो ओवरऑल बच्चों ये सारी की सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई। होप कि प्यारे बच्चों आपको ये सारी की सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी कि ये जीन क्या होता है, डीएनए का और आरएनए का रोल क्या होता है, डीएनए आरएनए किस तरीके से रोल करता है, किस प्रकार से रोल करता है, ये सारी चीजें मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, अब ये आज मैंने आप लोगों को बेसिक्स बताए, बायोटेक्नोलॉजी की बेसिक्स, डीएनए आरएनए ये सब चीजें क्या होती हैं, कैसे प्रोटीन का निर्माण होता है, प्रोटीन संश्लेषण क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है, कैसे ये आनुवंशिकी से जुड़ा हुआ है, कैसे ये जीन हमारे पूर्वजों से हमारे अंदर गुणसूत्रों के माध्यम से आते हैं, ये सारी चीजें मैंने बताई। होप कि बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में जो बायोटेक्नोलॉजी की ही दूसरा पार्ट होगा उसमें हम लोग इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे, कैसे अगर जीन खराब हो जाते हैं तो कैसे जीन को स्वस्थ किया जाता है, जीन चिकित्सा क्या होती है, क्लोनिंग क्या होती है, ठीक है, साथ ही साथ जीएम क्रॉप, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप होती हैं, फसलें होती हैं, वो कैसे बनाई जाती हैं, ठीक है, डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी क्या होती है, इसके अलावा आईवीएफ टेक्नोलॉजी क्या होती है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है नेक्स्ट वाली, जिस पर हम लोग बात करेंगे, जिस पर इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।